दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मध्य पूर्व से लेकर ईरान तक की जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां मौजूदा दौर में आदर्श नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस आदर्श परिस्थिति की, खासकर अपनी परिभाषा के मुताबिक जिस आदर्श परिस्थिति की उम्मीद कल एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि ईरान के ऊर्जा अवसंरचना को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरह से अगले 5 दिनों तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। उसके बाद पिछले 12 घंटों का जो घटनाक्रम है, यूं कहें 15 घंटों का जो घटनाक्रम है, उसने एक तरह से पश्चिम एशिया की पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया है। जिस तरह की तस्वीरें इजराइल से आ रही है, जितना खतरनाक हमला ईरान ने, जवाबी कार्रवाई की है ईरान ने, उसके बाद अब यह साफ हो चला है कि किसी भी तरह की गीदड़ भभकी के आगे अमेरिका ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई लाइन जिसे आप कह सकते हैं, क्रूड ऑयल की सप्लाई लाइन जिधर से होकर गुजरती है, उधर से ट्रंप उम्मीद जता रहे थे कि अमेरिका और ईरान के अयातुल्ला शासकों के दोनों मिलकर के ये पूरा का पूरा एरिया कंट्रोल करेंगे। लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर ईरान को शायद यह मंजूर नहीं था कि उसके कोस्टल इलाके को कोई दूसरा कंट्रोल करे। और जिस प्रकार की परिस्थितियां पश्चिम एशिया से लेकर मध्य पूर्व तक बनी हुई है, क्या वो स्थिति आने वाले वक्त में और बिगड़ेगी? ये बड़ा सवाल है। पिछले 12-15 घंटों के हमलों को देखें तो जिस प्रकार के अत्याधुनिक मिसाइलों का प्रयोग ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर किया गया है, जिस प्रकार से की मिसाइलों के उपयोग के फुटेज सामने आ रहे हैं, उसमें 400 किलो से लेकर 1 टन तक के बारूद होने की खबरें आ रही है। और इसके बाद की परिस्थितियों में एक छोटा सा देश इजराइल, और एक ऐसा इजराइल मध्य पूर्व के शायद ही किसी देश के साथ जिसके संबंध बहुत अच्छे रहे हो, वो इजराइल यदि मौजूदा परिस्थितियों में खुद को असहाय पा रहा हो, जो एक समय में पूरे मध्य पूर्व के देशों से अकेले लड़ा करता था, अमेरिकी ताकत के बूते लड़ा करता था, वो इजराइल अब इस स्थिति में खड़ा है कि अमेरिका यदि उसे बीच से बाहर ना निकाले तो परिस्थितियां उसके लिए दिन प्रतिदिन खतरनाक होती चली जाएंगी। ईरान को फिलिस्तीन समझने की जो भूल थी, क्या वही भूल इजराइल पर भी भारी पड़ रही है? और क्या इसी भूल का खामियाजा अमेरिका भी भुगत रहा है? क्योंकि अमेरिका से जो खबरें आ रही है उससे साफ है कि अमेरिकी जनता का भी बहुत जनसमर्थन ट्रंप को नहीं है। इस पूरे मामले में वहां की मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, वहां की यूएस कांग्रेस के सदस्य सवाल उठा रहे हैं, वहां की सिविल सोसाइटी सवाल उठा रही है। और सबसे आगे बढ़कर देखें तो वैश्विक परिस्थितियां जिस दिशा में बढ़ रही है, उसे एक तरफ आर्थिक मंदी, दूसरी तरफ विश्व की सप्लाई लाइन के प्रभावित होने का खतरा, और तीसरे तरफ एक संप्रभु राष्ट्र की भूमिका को वैश्विक ताकतें अपने हिसाब से घटाने की जो कोशिशें करती है, क्या उससे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया मामलों के जाने माने विशेषज्ञ सैयद वहीद साहब के पास। वहीद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार की परिस्थितियां पिछले 24 घंटे के दरमियान बनने की उम्मीद जताई जा रही थी, और जिस तरह से ईरान ने किसी भी तरह से झुकने के संकेत नहीं दिए हैं और उसके जवाबी हमले लगातार जारी हैं, क्या आपको लगता है कि अब पीछे हटने का फैसला ट्रंप का होगा, या अंततः वैश्विक ताकतों को इसमें हस्तक्षेप का वक्त आ चुका है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे जी। अपने चैनल पे बुलाने का। अभी जो परिस्थिति है, जिस दिन से 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ है, उस दिन से ये बात क्लियर है कि ईरान जो है, उसने जितना युद्ध टालने की कोशिश आखिर तक हो सकती थी की, लेकिन युद्ध एक बार शुरू होने के बाद ईरान का पीछे हटना शायद मुमकिन भी नहीं है, उसके लिए संभव नहीं होगा पीछे हटना, क्योंकि वहाँ की जनता भी पूरी तरह ये मन बना चुकी है। कल भी मैंने वीडियो देखे कि कोई बातचीत नहीं, कोई सरेंडर नहीं, तो ईरान का पीछे हटना मुश्किल है। और क्योंकि इतना बड़ा देश है, 92 मिलियन का, मतलब 9 करोड़ से ज़्यादा का, तो वो कहाँ जाएगा, उसे वहीं रहना है और अपने मान सम्मान को बचा के, अपनी संप्रभुता को बचा के उन्हें वहीं पे रहना है। उसके लिए उन्होंने तैयारी की है पहले से, जो दिख रहा है रोज़, जैसे आपने बताया कि
जिस तरह के हमले कल भी हुए इजराइल के ऊपर और तेल अवीव के ऊपर और दूसरे शहरों पे, तो वो तो वहीं रहने वाला है, उसने तैयारी शायद अपने हिसाब से की है और इसके पीछे एक लंबा बैकग्राउंड है दोनों देशों जी। के बीच में, तो उसको हम देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें समझ में आए शायद हमारे दर्शकों को। हम्म, अमेरिका जो है, जो आज दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी ताकत है और शायद कहा जाता है हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी ताकत है, हम्म, तो उसने जिस तरह का अपनी पॉलिसी पिछले 70 साल से चली आ रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले से उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद तो उनके डॉक्यूमेंट्स में मिलता है कि ग्रैंड एरिया प्लानिंग कहते हैं। ग्रैंड एरिया वो चीज़ है, मैंने भी नहीं सुना था पहले, अभी पढ़ा मैंने नोम चॉम्स्की के उसमें, जी। कि पूरे देश में जहाँ भी पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ग्रैंड एरिया में, अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो पूरा एरिया है, मिडल ईस्ट है और साउथ ईस्ट एशिया है। इन सब जगहों पे उनका मानना है कि यहाँ जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी साधन है, उस पर पहला अधिकार अमेरिका की जनता और अमेरिका की कंपनियों का है। उसके आड़े जो भी आएगा उसके सामने उसको हम टिकने नहीं देंगे, उसके साथ जितनी सख्ती से हो सकेगा हम बर्ताव करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो इस बैकग्राउंड के साथ वो लोग काम करते रहे हैं। और ईरान का रेवोल्यूशन जो है 79 का, उससे पहले अमेरिका का, अगर आप समय होगा तो मैं बताऊंगा, जी जी बताइए। जो रिश्ते थे 79 में जब रेवोल्यूशन आया तो अमेरिका को छोड़ना पड़ा वहां से। उसके बाद उन्होंने सेंटकॉम बनाया, सेंट्रल कमांड, ये सिर्फ जी ईरान को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। अब जो जो बेसिस जैसे जैसे अमेरिका बनाता जा रहा था, ईरान की सरकार भी ये जान रही थी कि इसके पीछे हमारे ऊपर हमला करने का एक दिन तैयारी है, तो वो लोग अपना शायद उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। हम्म, अमेरिका जब वहां गया है मुसद्दिक के coup के बाद, उससे पहले अंग्रेजों का वर्चस्व था और अंग्रेजों ने 1909 में एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी बना ली थी। उन्होंने देख लिया था, भांप लिया था कि यहाँ पे तेल है, और असल जो पूरा सब डॉक्यूमेंट्स में भी मिलता है तब से लेके आज तक, वो यही है कि तेल एक ऐसा साधन है, एनर्जी एक ऐसी वो है जिस पे हमारा सबसे पहला अधिकार होना चाहिए और हमारा कंट्रोल इस पे अनअपोज्ड होना चाहिए, बिल्कुल बगैर जी रुकावट के। तो उस तरह से अमेरिका ने अपना, जब 53 में मुसद्दिक को हटाने के बाद जब अमेरिका का वर्चस्व ईरान में बढ़ा, तो उन्होंने जिस तरह से सब चीज़ों को बढ़ाया, उसमें न्यूक्लियर पावर भी इन्हें देने की बात की, इनकी फौजों को भी उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया और पूरा अपना वहाँ बेस बनाया बहुत बड़ा। और मैं जी आपको ये बता सकता हूँ कि तेहरान में जो अमेरिका की एम्बेसी थी, जो उन्होंने, जहाँ होस्टेज रखे गए उनके जो एम्बेसी में काम करने वाले थे 79 से लेके 81 तक, वो शायद जी। दुनिया में किसी भी देश में सबसे बड़ी एम्बेसी है जो मैंने जहाँ तक देखा है। हम्म, उसको छोड़ने के, जब छोड़ना पड़ा तो आप उससे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अमेरिका को वहां से छोड़ना, निकल के आना बहुत खला था और उसके बाद से लगातार वो तैयारी में थे। लेकिन एक के बाद एक प्रेसिडेंट्स इस बात को टाल रहे थे, क्योंकि ये असेस करते थे शायद बार बार कि ईरान के ऊपर हमला करने में हालात बिगड़ जाएं, तो डायरेक्टली नहीं करके 80 में सद्दाम हुसैन की सरकार ने ईरान के ऊपर हमला किया। उस वक्त ईरान बिल्कुल तैयार नहीं था और इन्फेंसी की स्टेज में था, रेवोल्यूशन आके 1.5-2 साल हुए थे, नहीं, वो लेकिन बात तो ईरान की आप ठीक जनता कह रहे हैं। लड़ी, जी आप ठीक कह रहे हैं ईरान कि की उस जनता वक्त। लड़ती रही, जाने दी बहुत, 1 मिलियन जी से ज्यादा लोग मरे हैं मेरे नहीं ख्याल में। ठीक है। और वो बहुत से फ्रंट्स पे तो बिल्कुल बिना हथियार के लड़ते रहे और मरते रहे, नहीं, वो लेकिन ठीक है जो तब आप से कह रहे उन्होंने, हैं, जो जी हुआ उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और किस तरह से वैश्विक ताकतें पश्चिम एशिया और उधर उस पूरे इलाके में जहां भी खनिज तेल है जी वहां अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, ये बात सर्वविदित है। जी आज की जो लड़ाई चल रही है पिछले लगभग एक महीने से, 28 फरवरी से चल रहा है, तो 24-25 दिन हो ही गए, या पिछले जी साल जो 24-25, ईरान और इजराइल के बीच कुछ हुआ था, एक सीमित युद्ध की स्थिति थी, उस युद्ध के बारे में एक आम चर्चा यह है कि गोल दोनों के अलग अलग है। इजराइल और अमेरिका दोनों के गोल अलग है और दोनों अलग गोल के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इजराइल की जो भी बॉर्डरिंग कंट्री है, सबके साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इजराइल को जमीन चाहिए और अमेरिका को तेल चाहिए, ये बात अब वैश्विक तौर पर स्थापित हो रही है। क्या ये जमीन और तेल की चाहत बिना खत्म हुए इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल दोनों के गोल एक जगह जाके अलग होने लगते हैं, डाइवर्ज होने लगते हैं।
हालांकि ये भी कहा जाता है कि इजराइल ही है जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करता है, चलाता है। और शुरू से लेके जो दुनिया ने देखा है, अभी कुछ महीने पहले इनके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट अमेरिका ने रिलीज किया, जिसमें डॉनरो डॉक्ट्रिन भी कहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने, और उसमें उन्होंने कहा पीस थ्रू स्ट्रेंथ, अमन हम बनाएंगे ताकत के बल पे। तो उसमें कई बार जो जिक्र है कि इजराइल की जो है सुरक्षा उनके लिए पैरामाउंट है, लेकिन उसके बावजूद जैसा आपने कहा कि इजराइल शायद चाहता है ईरान को पूरी तरह तबाह करना, सरकार को बदलना, नई सरकार बिठाना। अमेरिका को उसके लिए शायद तैयार कर लिया था उन्होंने, क्योंकि जनवरी में जो वहां पे डिस्टर्बेंस हुए थे, उससे उन्होंने ये शायद अमेरिका की सरकार को ये समझाने में कामयाब हुए कि अगर हम अब हमला करेंगे और लीडरशिप को मार देंगे तो सरकार पलट जाएगी। इतना ही गेम लेके आए थे, उनके दोनों के पास एक शॉर्ट गेम प्लान था, उसके आगे की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। उन्होंने शायद समझा ही नहीं था कि इस तरह का रेजिस्टेंस आएगा। तो अब जब आया है और उसको लेके अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जी, वेनेजुएला समझने की भूल की थी। जैसे मादुरो को उठाया गया और रिजीम चेंज हो गया, लेकिन ईरान में लीडरशिप के जाने के बाद भी रिजीम चेंज नहीं हुआ है। यहां अमेरिका मात खा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। जी, देखिए वेनेजुएला तो उनके बैकयार्ड में है और छोटा देश है, बहुत मजबूत नहीं है, और उसकी पृष्ठभूमि यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी अमेरिका और ब्रिटेन वेनेजुएला के तेल पे लड़े हैं। ये शायद आप दर्शकों को पता होना चाहिए। और उनके पास जो क्रूड निकलता है उसके हिसाब से उनके अमेरिका की कोस्ट लाइन पे 50-60 रिफाइनरीज हैं जो हेवी क्रूड को ही प्रोसेस कर सकती हैं। और शावेज ने आने के बाद जिस तरह बाहर का पूरा इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया था, उससे वो लोग बहुत परेशान थे। तो वहां की कामयाबी तो छोटा देश था, आसानी से हो गई। उससे जैसा आप कह रहे हैं वो बात सही है कि उन्हें लगा कि वो एक थोड़ा जो यूफोरिया पैदा होता है कि अब हम कुछ भी करेंगे, ईरान में भी जाके कर लेंगे। तो ईरान की परिस्थिति बिल्कुल 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 अलग है। उनकी हिस्ट्री समझनी चाहिए, उनकी ज्योग्राफी समझनी चाहिए। और अभी रिसेंट विकीलीक्स के उसमें 3-4 साल पहले किसी सऊदी अरब के बड़े, उसने शायद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि दुनिया, हमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया ईरान के बारे में कितना जानती है, हमें प्रॉब्लम यह है कि हम ईरान के बारे में कितना नहीं जानते। तो बिना जाने ईरान के बारे में इन लोगों ने शायद ये स्टेप उठा लिया, इसलिए शायद ये उन्होंने आंका के अगर हम मेन लीडरशिप को मार देंगे तो शायद उनका उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा सब देख रहे हैं कि उसके बाद और वो लोग बाइंड हो गए और बहुत ही मजबूत इरादे के साथ लंबे समय तक लड़ने की तैयारी से वो लोग, शायद मुझे लगता है कि अभी 1 आध साल तो आराम से लड़ाई कर सकेंगे, जो देखने में आ रहा है जिस तरह का उनके पास मिसाइल्स का भंडार है और जो तैयारी है, और सेल्फ सफिशिएंट देश है एक तरह से, और बहुत ही मेहनत करने वाले। बात तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान के बारे में किसी को ये असेसमेंट, किसी के पास ये असेसमेंट नहीं था, कहीं अनुमान ये नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां ईरान खड़ी कर देगा, इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी तरक्की की मिसाल दुनिया के सामने पेश करेगा, जिससे इजराइल जैसा देश जो विशुद्ध रूप से तकनीक के आधार पर मध्य पूर्व में तमाम देशों से झगड़ा मोल लेकर सरवाइव कर रहा था, उसे तकनीकी आधार पर भी मात मिलेगी, उसे दूसरे आधार पर भी, ज्योग्राफिकल जो उसके साथ कंडीशन है वो तो है ही। और जिस तरह से मध्य पूर्व के दूसरे देशों को देखा गया था, वहां पर ईरान को देखने की जो कोशिश थी, क्या आपको लगता है इसमें सिर्फ और सिर्फ धोखा इजराइल के साथ हुआ है या अमेरिका के साथ भी हुआ है? दोनों के साथ ही हुआ है। मेरा मानना है कि असेसमेंट, हालांकि इजराइल ने जो जंग लड़ी थी 12 दिन की, उसमें उन्हें समझ में आ गया था कि अकेले नहीं लड़ सकते, इसीलिए शायद अमेरिका को लाए, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो तैयार हो गए उसके लिए। उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो अपनी मानसिकता है और जिस तरह का वो है, वो अलग चीज़ है, अलग विषय है। लेकिन ईरान के बारे में इन लोगों को ये अंदाज शायद पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइबर वॉरफेयर भी ईरान के साथ चल रही है, इजराइल की और अमेरिका की, पिछले 10-15 सालों से। और इकोनॉमिस्ट से लेके सब बड़े पत्रिकाओं का और मीडिया आउटलेट्स का कहना ये है, शुरू से मैं अभी जो देखा 6 महीने 8 साल भर पहले, कि एक क्लिक आगे पीछे होते हैं ईरान और इजराइल एक दूसरे के साइबर वॉरफेयर में। मिसाइल्स का और इसका, ये टेक्नोलॉजी का तो देख चुके थे,
हालांकि उस वक्त जी शायद पूरी मिसाइल्स उन्होंने नहीं निकाली थी, नहीं डिस्प्ले की थी, जो अब निकालना शुरू कर रहे हैं ईरान वाले। उसके अलावा इनका जो एजुकेशन का बेस है ईरान का, वो बहुत ज़बरदस्त है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च का लेवल है, साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरे जी डिसिप्लिन्स में, वो अमेरिका की या दुनिया की किसी भी लीडिंग यूनिवर्सिटी से कम नहीं। तो ये है, और उनका एक हिस्टोरिकल, एक उनका एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है ईरान के लोगों के अंदर। 4000 साल पुराना देश है। जी उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन कई बार बाहर की ताकतों ने उन्हें हराया ज़रूर है, लेकिन ईरानियों ने उन्हें अपना कल्चर दे दिया, उनका किसी का बाहर से आने वालों का कल्चर नहीं लिया। बहुत तो अपने देश को एक रखने का जो उनके अंदर वो है, अपने सिविलाइजेशन को बचाने का, वो और कहीं उस पूरे रीजन में मुझे नहीं मिलता। इराक में कामयाबी इन्हें मिल गई थी। इराक आसान देश था, ज्योग्राफी जी के हिसाब से भी टेरेन आसान था, प्लेन था। और इराक जो है कोई हिस्टोरिकल देश नहीं था। इराक साइक्स पीको एग्रीमेंट जो अंग्रेज, ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था, उसके नतीजे में उन्होंने लकीरें खींची थी, मिडल ईस्ट में नए देश बनाए थे अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और तेल के भंडारों पे अपना कंट्रोल रखने के लिए। जी तो इराक आप पे कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं थी, यहाँ 4000 साल की हिस्ट्री है। अच्छा, फिर बिल्कुल। ज्योग्राफी जो है वो अब मैं ईरान को ज्योग्राफी बहुत वाले सपोर्ट सवाल पे ही करती आ रहा हूं, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं, है। क्योंकि उससे दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल निकलते हैं। एक ये है कि ईरान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो जी सेंट्रल एशिया से तक पूरी दुनिया की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सबसे सुगम मार्ग मुहैया कराता है, जी वाया अरेबियन सी। दूसरा, यानी सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए ईरान एक सबसे आसान रास्ता है। सेंट्रल एशिया में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, जैसे ईरान में। ठीक इसी तरह से आप देखें तो दक्षिण एशिया, ईस्ट एशिया की बात यदि हम करें, जैसे आसियान कंट्री, और फिर इधर मिडल ईस्ट और यूरोप की बात करें, इन सब के जी लिए, खासकर भारत जैसे देश के लिए, पाकिस्तान जैसे देश के लिए भी ईरान एक प्रवेश द्वार की तरह है, वो सभी जानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इसके साथ ये जुड़ती है कि जो अभी ग्लोबल ऑर्डर है, जिसमें एक तरफ प्रोडक्शन के बूते चाइना ने अपने आप को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित किया, दूसरी तरफ अपने तेल, रिसोर्सेज और इनोवेशन के बूते रूस ने अपने आप को दशकों पहले स्थापित कर लिया था। और ये दोनों इस मामले में इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं, और अमेरिका के साथ इनके संबंध चाहे जैसे भी हो, व्यापारिक तौर पर मजबूत या कमजोर हो, चाहे सामरिक तौर पर मजबूत या कमजोर हो, लेकिन बात जब इजराइल की आ रही है तो मामला वहां बिगड़ रहा है। तो ग्लोबल ऑर्डर किस तरह से निर्धारित होता हुआ आपको दिखाई देता है, खासकर इस युद्ध के बाद की परिस्थितियों में? देखिए, आपने जैसा कहा, ईरान की जो लोकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है कि वो क्रॉस रोड्स ऑफ सिविलाइजेशन पे कहते हैं बैठे हैं। कई जी अलग अलग सभ्यताओं का जहां आके मेल होता है या जहां से रास्ते गुजरते हैं, ईरान वहां पे बैठा है। जैसा आपने कहा कि ऊपर सेंट्रल एशिया को पूरे कहीं वार्म वाटर्स, कोई समंदर का वो नहीं है ईरान के अलावा, और उसमें वो हमारे साथ, इंडिया के साथ भी बहुत कोलैबोरेट करना जी चाहते थे, कोऑपरेट करना चाहते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर उसी का नतीजा है। हम्म, और ईरान असल में हमारा खुद भी पड़ोसी देश रहा है सदियों से, हजारों साल से। जी पाकिस्तान अभी बना, पाकिस्तान के बनने से पहले ईरान और हमारे भारत के जो हैं वो कॉमन बॉर्डर्स हजारों साल से हैं, और जी उसकी वजह से एक इंटरेक्शन है। जी लेकिन जैसा आपने कहा कि ये जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर की जो बात है, ये इराक की जंग के बाद से कहा जाता है। जो मिस एडवेंचर जो अमेरिका ने जो वहाँ पे जो जो गलती की बड़ी, इराक को इन्वेड करके, उसमें ये आंका जाता है कि $4 ट्रिलियन का अमेरिका का नुकसान हुआ, हजारों लोग उनके मरे और इराक की लाखों जनता मरी। और उसके बाद से अमेरिका की साख दुनिया के देशों में गिरनी शुरू हो गई कि ये कोई जिम्मेदार सुपर पावर नहीं है और ये बड़े बड़े ब्लंडर करता है। फिर अफगानिस्तान हुआ, ईरान और इराक और अफगानिस्तान के बाद ये दिखने लगा और शुरू लोग में काम वियतनाम करने था। लगे। फिर ब्रिक्स बना। ब्रिक्स बनाने का यही था कि इनके इकोनॉमिक पावर को चैलेंज किया जा सके। तो अब जो समझ में आता है कि पिछले कई साल से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पोस्ट कोल्ड वॉर के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इस चीज को आंकने की कोशिश की और ये महसूस किया शायद कि ये अमेरिका की साख गिर रही है। जी और लेकिन उसका उन्होंने जो रिएक्शन किया है वो है कि ताकत दिखाना और एग्रेशन दिखाना,
क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना बढ़ रहा है, दूसरे देश बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ब्लॉक दूसरे, यूरोप के साथ भी उनकी दूरी बनने लगी, क्योंकि वो जिस तरह की मसल अपना दिखाना चाहते हैं, मिलिट्री माइट दिखाना चाहते हैं, वो उसके पीछे देखिए आंकड़े हैं। अभी जो 2-3 महीने पहले आंकड़े आए हैं, स्टेट ऑफ पावर एक डॉक्यूमेंट है जो पूरे जी विश्व के सब चीजों को करता है। उसने दर्शाया है कि अमेरिका का हथियारों के ऊपर खर्चा 916 बिलियन डॉलर है, तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर। जी अगले जो 9 देश हैं जो टॉप में आते हैं हथियारों के खर्चे में, उनका मिला के अमेरिका से कम है, $856 है, जिसमें चाइना है 1/3। हमारा देश भी, भारत भी उसी में आता है, सऊदी अरब भी आता है, सबका मिला के। और लेकिन ट्रम्प साहब यहाँ से बात कर रहे हैं इसे 916 बिलियन से तकरीबन 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन करने की बात बार बार कर रहे हैं। जी अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भी उन्होंने इस बात का वो किया कि हमें अपने हथियारों के भंडारों को और बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और जून वाली लड़ाई की भी उन्होंने उसमें चर्चा किया है कि हमें अडेप्ट भी करना पड़ेगा नए तरह के हथियार बनाने के साथ। और अपने ही उन्होंने हथियारों पे खर्चा बढ़ाने की बात नहीं की, नेटो को भी उन्होंने दबाव डाला है और मजबूर कर रहे हैं कि 5% अपनी जीडीपी का आप हथियारों पे खर्च करेंगे। तो ये पूरा जो है, जो समझ में आता है कि क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर डिसबैलेंस हो रहा है उनके हिसाब से, और एक ताकत उभर रही है सामने, दूसरा एक पोल खड़ा हो रहा है, तो उसको डराने और उसको इंटिमिडेट करने के लिए ये हथियारों की रेस एक तरह की दुनिया के अंदर अमेरिका की लीडरशिप में शुरू हो गई है। और नेटो हथियारों में तो बहुत से देश ऐसे थे जिनका अपने हथियारों पे कोई खर्चा ही नहीं था, लेकिन जी अब फोर्स कर रहे हैं कि 5% आपको खर्च करना है। जी ये पैसा जो उनके डेवलपमेंट में जाता, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, दूसरे क्षेत्रों में, वो मजबूर कर रहे हैं कि इसमें लाएं हथियारों में। तो वो तो दुनिया के मजबूर कर सामने रहे बड़ा। हैं। इजराइल जी के सामने अब कौन सी मजबूरियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इजराइल इस पूरे मामले में एक्सपोज होता हुआ दिखा है। एक्सपोज होता हुआ इस तरह इजराइल से दिखा है क्योंकि इजराइल के किसी भी पड़ोसी के साथ बहुत मधुर संबंध नहीं है, ये सभी जानते हैं। और अब तक इजराइल से दूसरी कंट्री काफी खौफ भी खाती थी आसपास की, लेकिन उस दूसरी खौफ कंट्री के माहौल को जी एकदम से बदल करके रख दिया। ईरान ने एक आत्मविश्वास दे दिया है दूसरे देशों को। इस परिस्थिति में इजराइल के सामने जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जब इनकी बातचीत हो रही थी दोनों दफा, या जब भी ईरान के साथ अमेरिका का, तो इजराइल को बहुत बेचैनी और परेशानी रहती थी, क्योंकि इजराइल को शायद अंदाज था, उनका आकलन था कि पूरे मिडल ईस्ट में कोई ताकत है अगर मध्य एशिया में जो उनके सामने खड़ी होगी या चैलेंज करेगी, तो वो ईरान ही उन्हें शायद नजर आती। तो उन्होंने दूसरी बार भी अब ये जो हमला किया है, उसके बाद ईरान का जो जवाब है, वो शायद उसके लिए तैयार नहीं थे। और जैसा आपने कहा, पड़ोसियों के साथ, सीरिया तो उनकी फ्रेंडली गवर्नमेंट बन गई है बशर अल असद के कितने जाने के दिनों बाद, तक वो लेकिन इजराइल को वहां भी भी बार पता बार है बमबारी करते हैं। जी वो कितने दिनों तक फ्रेंडली गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि मिजाज जो देशों का है वो इजराइल के साथ फ्रेंडली उनके पड़ोसी रह पाएंगे, ये मुझे तो शक है। गवर्नमेंट फ्रेंडली हाँ, हो नहीं, सकती पढ़ो, है, देश रहना फ्रेंडली तो है या बहुत दिन नहीं, बड़ा मुश्किल है, सवाल क्योंकि ये है। जी गवर्नमेंट फ्रेंडली हो सकती है, सरकारें फ्रेंडली हो सकती है, लेकिन देश बिल्कुल मित्रवत हो सरकारें ही सकता है या फ्रेंडली नहीं? हैं। मिडल ईस्ट की पूरी विडंबना ही यही है कि सरकारें अमेरिकन फ्रेंडली हैं, ज्यादातर यूएस फ्रेंडली हैं, और अमेरिका के दबाव में अब अब्राहम अकॉर्ड्स का वो बढ़ रहा था, जी कई देशों के साथ हो चुका, सऊदी अरब से करना चाहते थे। इजराइल में जो सरकार बिठाई गई है, वो सीरिया में जो सरकार बिठाई गई है, वो भी इजराइल के हिसाब से, लेकिन जनता जो है वो 99%, अगर 100% नहीं तो 99% इजराइल विरोधी, अमेरिका विरोधी है। जो आपने जी कहा जैसे, तो वो बहुत दिन तो नहीं रहेगा। और इजराइल का क्योंकि अपना क्षेत्रफल बढ़ाने की जो बात है, एक्सपेंशन करने की लगातार जो उनके प्लान्स हैं, जो डिजाइन्स हैं, उसको लेके लोग बेचैन हैं, और पूरे उसमें एक युद्ध का माहौल बना हुआ है, टेंशन का। तो उनके खिलाफ तो जनता में गुस्सा भी है और बहुत नाराजगी है, विरोध है जनता के अंदर पूरी तरह। एक तो आखिरी इजराइल का सवाल रहना पर तो अभी मुश्किल हो जी जाएगा आगे भी। एक आखिरी सवाल पर आते हैं वहीद साहब। जी कहा जा रहा है कि बिना मध्यस्थता के इस युद्ध को अब खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मध्यस्थता के बिना अब दोनों पक्ष इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब बीच का कोई रास्ता इन दोनों की आपसी बातचीत से निकलने वाला नहीं है। क्योंकि निकलने वाला होता तो ट्रंप जिस प्रकार से सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे थे कि अगले 5 दिनों तक हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे और
उम्मीद है कि हमारी 2 दिनों से जो 48 घंटे से बातचीत है वो और आगे बढ़ेगी। लेकिन ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए। अब भारत जैसे देशों की भूमिका शुरू होती है, रूस की भूमिका शुरू होती है, चीन या दुनिया के जो भी बड़े देश हैं, जो शांति प्रिय देश आप कह सकते हैं, ब्राजील की भूमिका हो सकती है, साउथ अफ्रीका की भूमिका हो सकती है, नॉर्वे की भूमिका हो सकती है, इनकी भूमिका शुरू हो सकती थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे इस युद्ध के शुरू होने के महज 2 या 3 दिन पहले। जी। वहां से वापस लौटे। ईरान के साथ भारत के पुराने दोस्ताना संबंध रहे हैं। भारत ने हर दौर में इजराइल के एग्जिस्टेंस को और फिलिस्तीन के एग्जिस्टेंस को दोनों को स्वीकार किया है, अपनी विदेश नीति के घोषित हिस्से के तौर पर स्वीकार किया है। उस परिस्थिति में अब भारत की भूमिका क्या आपको लगता है, या दुनिया के दूसरे देशों की भूमिका आपको अब दिखाई देती है कि कुछ इस तरह की चीजें वैश्विक ताकतें कर पाएंगी जिससे उस इलाके की पूरी स्थिति सामान्य हो सके? और कब तक सामान्य होने की उम्मीद है, यह भी बताइए। जी, देखिए ऐसा है, जब ये लड़ाई के लिए आया इजराइल और अमेरिका, तो क्योंकि शायद बहुत उनको ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी भी दुनिया के लीडर्स को या देशों को शायद, क्योंकि सबके लिए एक बड़ा अचंभा था जिस तरह से अटैक हुआ। तो जी। आज दुनिया में जो पूरे हालात हैं, मैं तो ये देखता हूं कि साहब स्टेट्समैनशिप की बहुत कमी है इस वक्त दुनिया के अंदर, लीडरशिप में। नेटो जो है, जो यूरोप के वो देश जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, उसका प्रेसिडेंट जो है अभी 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं, शायद कुछ ही महीने हुए, ट्रंप के जाने पे उन्होंने डैडी कह के उन्हें वो किया। मतलब अपना जो यूरोप जिसने पूरा सभ्यता दी अमेरिका को, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, अपने सब कुछ मान सम्मान खो के उसे डैडी कह रहे हैं। बाकी भी देशों में मुझे एक मॉरल इविजन नजर आता है, कोई जिम्मेदारी को, उस चीज को सही और गलत को गलत कहने के हिम्मत करने वाले लीडर्स शायद कम रह गए। हैरत की बात यह है कि ओमान एक छोटा सा देश है, उसका विदेश मंत्री जब से ये जंग शुरू हुई है 2-3 बार कह चुका है कि ये गलत जंग शुरू की, ईरान हर चीज के लिए तैयार था, हर शर्त मानने को तैयार था, यहां तक कि अपना न्यूक्लियर पूरा प्रोग्राम दे रहा था। तो ओमान का विदेश मंत्री कह सकता है, लेकिन और दुनिया में लीडर्स अभी नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, दूसरे देशों के पास जो जो मेरे ख्याल में वो देश इसमें मध्यस्थता कर सकेंगे जो दोनों तरफ से पार्टी नहीं है। जी। चाइना, रशिया अपनी इंपॉर्टेंस और सबके बावजूद उनको शायद ये माना जाएगा, अमेरिका उन्हें एक एडवर्सरी के तौर पे देखता, अपने प्रतिद्वंदी के तौर पे, तो उन्हें नहीं मानेगा। इंडिया हमेशा से ईरान का तारीखी दोस्त था, जी। हजारों साल का, और बहुत चीजें हम लोगों की कॉमन है। इजराइल तो वजूद में आया अभी 48 में, तो लेकिन हम लोगों ने शायद वो बैलेंस नहीं रख पाई, हमारी लीडरशिप। और जो आपने जिसकी चर्चा की कि जंग शुरू होने से 2-3 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो मुझे लगता है कि ईरानियों का जो मुझे समझ में आता है, उनका कहना है कि हम भारत की जनता का वो मानते हैं, बहुत बहुत सम्मान करते हैं कि जिस तरह उन्होंने सपोर्ट दिया या जिस तरह के हमारे उनके साथ रिश्ते हैं, लेकिन सरकार का कहीं वो नाम नहीं ले रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जी। क्या रोल हो सकता है ये कहना अभी अच्छा, इसमें मुश्किल है, हालांकि पाकिस्तान हमारे भी वाइट अपनी चोट टैंकर। घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है सर, कि जी, पाकिस्तान भी इसमें कोशिश कर रहा है कि बीच में घुस करके किसी तरह से वो कोई क्रेडिट ले जाए कि हमने मामले को ठंडा कराया। ऐसी खबरें भी आ रही है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान भी एक तरह से, क्योंकि उनका सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, तो उनको भी, और ईरान के साथ भी उनके पुराने पैक्ट हैं, मुझे पता है, रिवोल्यूशन के बाद से एक दूसरे पे अटैक ना करने के। और पाकिस्तान तो क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो परिस्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो जितनी कमजोर है, उसमें उनको कोई भी डिक्टेट कर सकता है, खासकर जिसके पास पैसा हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई रोल प्ले कर पाएंगे, और उनका अपना समाज अंदर से बहुत डिवाइडेड है। एक मिलिट्री का रूलर जो है एक तरह से बैठा है, आसिम मुनीर। जी। डेमोक्रेटिक लीडर्स की वहां कोई से नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कोई रोल प्ले कर पाएगा। वो कोशिश करेगा तो अपने इंपॉर्टेंस बनाने के लिए डिस्टेबलाइज करने का कहीं कुछ कोशिश कर सकता है, भारत को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है ईरान को भी, वो बहुत कंफर्टेबल ईरान के साथ भी पाकिस्तान नहीं है, लेकिन चुप है, मजबूर है, क्योंकि उनके यहाँ जनता का सेंटिमेंट शायद ईरान के साथ है, जो मुझे लगता है। तो और देश जैसे आपने नाम लिया, ब्राजील हो सकता है,
साउथ अफ्रीका हो सकता है। साउथ अफ्रीका का शुरू से बहुत ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जी जस्टिस से लेके सब जगह, क्योंकि उन्होंने एक अपार्थाइड सिस्टम को उखाड़ा है जहां रंग भेद था बहुत ज्यादा। और जी दुनिया का मानना है, और साउथ अफ्रीका उसे बहुत स्ट्रांगली फील करता है कि इजराइल के अंदर जो वो है, वो लाख कहें कि हम डेमोक्रेसी हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां एक अपार्थाइड सिस्टम है इजराइल के अंदर। वहां जी हजारों साल से रहने वाला फिलिस्तीनी या अरब उन एरियाज में नहीं जा सकता। जो अर्जेंटीना या कहीं का भी इंसान एक दिन पहले ज्यू हुआ हो, उसे वो राइट है जाने का। तो साउथ अफ्रीका उस चीज को लेके बहुत अपोज करता रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है उनके खिलाफ दावा करने इजराइल की सरकार के। लेकिन उसकी रिस्पेक्ट है पूरे दुनिया में, वो कर सकता है। ब्राजील लैटिन अमेरिका का एक बड़ा देश है, और जैसा आपने कहा यूरोप के देश हो सकते हैं, नॉर्वे, खुद स्पेन हो सकता है। जी स्पेन ने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है, लेकिन वो उस लीडरशिप को उभर के आना पड़ेगा। अभी ग्लोबल स्टेज पे उस तरह का कोई स्टेचर वाला आदमी जो जी स्टेट्समैनशिप जिसकी समझी जाए, ऐसा कोई अभी दिखता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो तो दोस्तों जो कलेक्टिव, मुझे परिस्थिति लगता है कलेक्टिव एफर्ट होगा, और जिसमें बहुत लोगों को, और ईरान की जो शर्तें हैं, बहुत सी शर्तें, वो आखिर तक उस पर टिका रहेगा, क्योंकि जी उनके सर्वाइवल का सवाल है, उनको उनके वजूद का सवाल है। वो उस पे जी शायद नहीं बिल्कुल मानेंगे, तो कीमत देने को तैयार लगते हैं। बिल्कुल आप सही तो कह रहे हैं। इसलिए एक चीज जी आपसे और कहना चाहूंगा कि जिन जी देशों की बात हो रही है कि जो मध्यस्थता कर सकते हैं, उसमें जापान भी एक ऐसा देश है जिसने ईरान के साथ हमेशा रिश्ते अपने अच्छे रखे हैं, जी और उसकी ग्लोबल उसमें रिस्पेक्ट है कि एक पैसिफिस्ट मुल्क है जिसकी अपना डिफेंस पे खर्चा नहीं है हथियार बनाने का, वो तो उनको जी ट्रीटी के बाद से वो नहीं कर सकते। तो वो जी एक रोल बिल्कुल प्ले करने वाला देश बन सकता है। जी जापान भी बन सकता है, कोई और देश भी बन सकते हैं। जी दोस्तों आपने देखा कि वहीद साहब ने जो बातें बताई, और पिछले 12-15 घंटे के दरमियान जिस तरह से इजराइल के ऊपर ईरानी हमले तेज हुए हैं, उससे ये साफ हो चला है कि बिना किसी थर्ड पार्टी की मध्यस्थता के ये युद्ध आसानी से खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि जितने हल्के में ईरान को लेने की कोशिशें हुई थी, वो बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ है, खास करके अमेरिका के लिए। ऐसी बात नहीं है कि इजराइल के लिए कुछ नया था। इजराइल, जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद इतनी ताकतवर है, उसे एक एक चीजें पता थी कि ईरान कितना ताकतवर है, ईरान के अंदर तकनीकी तरक्की कितनी ज्यादा हुई है, ईरान के अंदर उसका सभ्यतागत संघर्ष जिस प्रकार से लोकतांत्रिक और आधुनिक ढांचे में ढला हुआ दिखाई दिया, उस तरह से भले ही कई बार वहां लोकतंत्र की जड़ें उखाड़ने की कोशिश हुई, डेमोक्रेसी कमजोर हुई, मजबूत हुई, तमाम तरह की चर्चाओं के बीच ईरान ने अपने अत्याधुनिक सभ्यता के दौर में खुद को जिस प्रकार से स्थापित रखा, उसने पिछले साल के युद्ध में एक ट्रेलर तो दिखा दिया था। उस ट्रेलर के बाद इजराइल अकेले मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था, और अब अमेरिका के सामने जो स्थिति है, वो स्थिति है कि अमेरिका को एक फेस सेविंग रास्ता चाहिए, चेहरा बचाने की कोशिश हो रही है। एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा भी आगे चलकर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तय मानिए कि इस युद्ध ने अमेरिकी चौधराहट में भी कमी लाई। इजराइल को लेकर वैश्विक स्तर पर जो धारणा थी, उस धारणा को, उस मिथक को कहें तो काफी हद तक तोड़ दिया। और अब विश्व के अंदर जो नया ग्लोबल ऑर्डर तय होगा, उस नए ग्लोबल ऑर्डर के अंदर स्थिरता और अस्थिरता, इन दोनों की बराबर बराबर गुंजाइश बनी रहेगी, एक बात तो तय है। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से विश्व समुदाय इस परिस्थितियों के ऊपर काबू पाता है। जी ईरान के बिल्कुल। ऊपर और मौजूदा युद्ध की परिस्थितियों के ऊपर एक बेहद सार्थक चर्चा के लिए समय निकालने के लिए वहीद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।